मैंने कभी बताया था जन औषधि केंद्र वाला बताया ना, जन औषधि केंद्र ना, तो भारत में जन औषधि केंद्र है ना 23 अप्रैल 2024 तक मतलब 10,000 को पार कर गए ना, 10,000 जन औषधि केंद्र बन गए ना। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक योजना थी क्या 2007 और 8 में स्टार्ट की गई। ठीक है, तो बताते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन निकलेगा ना। तो 2007-8 में, नवंबर 2008 में स्टार्ट की गई, और स्टार्ट की गई भारत सरकार के जो मंत्रालय था ना, भारत सरकार का मंत्रालय कौन सा, उर्वरक मंत्रालय था, है ना, और साथ में फार्मास्यूटिकल विभाग है ना भारत सरकार, इन दोनों ने मिलकर के एक योजना प्रारंभ की, कौन सी, जन औषधि योजना ना। ठीक है, जन औषधि परियोजना। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो गरीब है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीबी मान लो, निम्न वर्ग क्या होता है, तो गरीब, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है, जो अच्छे क्वालिटी की दवाई नहीं ले पा रहे हैं या अच्छा अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जेनरिक दवाई स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कोई ब्रांडेड दवाई खरीदता है 500-600 की, तो वो क्या, वही क्वालिटी की है ना, वही क्वालिटी की दूसरी ब्रांड की कम रुपए में मिल रही है तो वो खरीदेगा ना, तो उसे बोलते हैं जेनरिक दवाई है ना। तो जेनरिक दवाइयों के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, कब, नवंबर 2008 में उर्वरक मंत्रालय के द्वारा और फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा, भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, फिर आगे चल करके ये 2000 तो फिर कह सकते हैं 2014-15 में ना इसका नाम बदल दिया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, इसका नाम बदल दिया गया कब, 14-15 में ना। ठीक है, और 23 अप्रैल 2018 को ना इसका प्रधानमंत्री जी ने क्या घोषणा की थी कि भाई क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना होना चाहिए ना, मतलब अपने नाम से स्टार्ट कर दिया ना। ठीक है, तो अभी चर्चा में ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि अभी मॉरिशस देश है, नाम सुना होगा तुमने ना, मॉरिशस देश में कौन अपने विदेश मंत्री गए थे, विदेश मंत्री कौन, सुब्रमण्यम स्वामी जी है ना, जयशंकर सुब्रमण्यम है ना, स्वामी जी नहीं है, जयशंकर सुब्रमण्यम है। तो वहां पर गए, तो वहां पर क्या जन औषधि केंद्र का एक उद्घाटन किया ना, तो इसीलिए चर्चा में बना हुआ है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अभी 17 जुलाई को ना 2024 को 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री ने किस देश में एक भारत के पहले जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया ना, कुछ नहीं बनेगा आगे समझ में, इसको 2 मिनट में देख लेते हैं ना। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सुब्रमण्यम है ना, एस जयशंकर सुब्रमण्यम है ना। ठीक है, ने किस देश में ना, भारत का पहला जन औषधि केंद्र है ना, केंद्र का उद्घाटन किया ना। ठीक है, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो भारत में तो खुली गई, लेकिन विदेश में कहां पर, मॉरिशस में ना, तो पहला भारत का जन औषधि केंद्र शुभारंभ किया गया ना। तो कौन सा देश था, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में शुभारंभ किया गया ना। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई मॉरिशस योजना के बारे में तो अभी देख लो पहले मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस में वहां का जो प्रधानमंत्री था ना, प्रधानमंत्री का नाम था प्रोविंद कुमार जगन्नाथ है ना, प्रोविंद कुमार जगन्नाथ है ना, प्रधानमंत्री प्रोविंद कुमार जगन्नाथ है ना। ठीक है, इनके साथ मिलकर के ना, इनके सहयोग से, इनके साथ मिलकर के ना का वहां पर जन औषधि केंद्र शुभारंभ किया ना, जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, मॉरिशस के बारे में देखें तो है ना, मैंने बताई ये प्रधानमंत्री है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन है ना। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति
पृथ्वी राज रूपन है ना, यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ की राजधानी, देश कौन सा है, एशिया का देश है ना, पोर्ट लुइस, ठीक है राजधानी, ठीक है। अब पूछना आता है जन औषधि केंद्र है ना, जन औषधि है ना योजना कब शुभारंभ की? मैंने कहा कि भाई नवंबर 2008 में, ठीक है। किसने शुभारंभ की? ऊपर कहें तो उर्वरक मंत्रालय ना, भारत सरकार का उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार का उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। तथा फार्मास्यूटिकल है ना, फार्मास्यूटिकल विभाग है ना, विभाग ने, ठीक है, शुभारंभ किया, ठीक है, शुभारंभ किया, ठीक। अब मैंने कहा कि भाई इसी योजना को क्या करना, 14-15 में ना, 14 और 15 में इसका नाम बदल दिया ना, नाम बदला गया, क्या बन गया? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ना। 2014-15 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना ना, परियोजना, ठीक है। ये नाम बदल दिया गया। फिर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए ना, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना दिया उसको, ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना दिया। फिर प्रधानमंत्री जन औषधि है ना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है। ये कब घोषित की गई? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ना, कब? 23 अप्रैल 2018 को ना, 2018 घोषित की गई है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या बना दिया गया इसको? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ना। अब इसमें अपन देखें तो ना 2023 तक है ना, कितने खोले गए? 2023 तक कितने केंद्र खोले गए? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है ना, जन औषधि केंद्र है ना, कितने खोले गए? 10,000 से ऊपर हो गए ना, 10,000 से ऊपर, ठीक है, 10,000 से ऊपर है ना। उनका लक्ष्य था 2023 तक अपन को कितने? 10,000 औषधि केंद्र खोलने हैं, लेकिन 10,000 से ऊपर तक खोले, ठीक है। और अपन कहें तो मॉरिशस में भारत का पहला हो गया जन औषधि केंद्र, हो गया भारत का पहला ना, विदेश में मॉरिशस में, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है कि आखिर एक जरूरत क्यों पड़ी है ना, जन औषधि केंद्र की जरूरत क्यों पड़ी है ना, तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं ना, जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र, ठीक है। किसके लिए होते हैं? जेनरिक दवाइयों के लिए, गरीबों के लिए जेनरिक दवाई, गरीबों के लिए, ठीक है, उसी ब्रांड की ना, गरीबों के लिए जेनेरिक दवाई है, दवाई कम मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए, कम मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। ये हो जाए ऑपरेशन अस्मिता है ना, बता दिया कि नहीं बता दिया? ऑपरेशन अस्मिता ना, ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा सा वैसे ही बता दिया था ना, ऑपरेशन अस्मिता किसने स्टार्ट किया है? यूजीसी है ना, नाम सुना यूजीसी का? नहीं सुना नाम, नहीं सुना? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कहाँ का ये होगा? दिल्ली में। यूजीसी क्या कराता है? विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है,
जैसे अपनी यूनिवर्सिटी कौन सी जीवाजी यूनिवर्सिटी, तो किसको देगी मान्यता, जो कॉलेज होते हैं, महाविद्यालय होते हैं उनको, ठीक है। तो वो यूजीसी क्या है, एक बड़ी संस्था है देश की ना, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और वो एजेंसी ऐसी है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता दी, उनका आधार पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस तैयार करती है, ठीक है। उनके लिए नियम कानून बनाती है यूजीसी, है ना, जो उसके अंडर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उनके लिए, ना, समझ में आ रहा है। उनका पेपर का जो नियम, पेपर का जो क्रम है वो तैयार कर दिया, टाइम टेबल तैयार कर दिया, वही करती है ना, ठीक है। तो उसने क्या करा है, एक अपन तो प्रोजेक्ट चलाया ना, प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता, ना, अस्मिता प्रोजेक्ट का मतलब है उसने इसलिए चलाया ये, जैसे भारत में अपन देखें तो उच्च शिक्षा से संबंधित है ना, उच्च शिक्षा क्या हो गया, कोई पीजी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, उच्च शिक्षा है ना, तो उच्च शिक्षा से संबंधित भारत में क्या करेंगे, भारतीय भाषाओं के रूप में ना किताबें विकसित करने का काम करें, किस प्रोजेक्ट के सहायता से, अस्मिता प्रोजेक्ट की सहायता से, है ना, ठीक है। तो उसने क्या करा है, जैसे भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं से ना, 22 भाषाओं में कितनी 1000 पुस्तकें वो क्या करेगी, निकालेगी। आगे समझ में, किससे, उच्च शिक्षा से संबंधित 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें क्या करेंगी, निकालेगी, विकसित करेगी, है ना, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं ऐसा क्यों कर रही है वो ऐसा इसलिए कर रही है कि वो शिक्षा प्रणाली में विभिन्न भाषाओं की सहायता से शिक्षा प्रणाली को एकीकृत कर रही है ना, ठीक है। मतलब किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी भाषा में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है, पीजी पूरी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, ठीक है। अभी पीएचडी सब लोग है ना इंग्लिश में कर पाते हैं ना, हिंदी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, और पीजी भी हिंदी का ऑप्शन नहीं है ना, हिंदी नहीं करेगा तभी हो पाएगी, अदरवाइज इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। हाँ, पीजी भी इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में कोई सब्जेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। प्रोजेक्ट अस्मिता, कछु और लेते, क्योंकि अपने करना यही है, और इसमें पैसा एक समय बाद अच्छा मिलने लगेगा, तो कछु और में पैसा फंसाने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या है प्रोजेक्ट अस्मिता ना, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, दोनों ने मिलकर के शुभारंभ किया है ना। क्वेश्चन आ जाए, भारतीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ना कौन सा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है ना, कुछ नहीं, हाल ही में प्रोजेक्ट अस्मिता, प्रोजेक्ट अस्मिता, आ जाए क्या डेट ऑफ बर्थ तो दरबार तो किसने, शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल, शिक्षा मंत्रालय और एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूजीसी, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ना यूजीसी, इसे बोलते हैं यूजीसी, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं ना। तो इसने क्या करा, इसका शुभारंभ किया ना, प्रोजेक्ट अस्मिता का, ठीक है, प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ किया ना। प्रोजेक्ट अस्मिता का काम क्या है, मैंने कहा कि भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित है ना, क्या करेगा, पुस्तकें विकसित करेगा ना, ठीक है, पुस्तकें विकसित करने का काम करेगा, और अगले 5 वर्ष में 22 भाषाओं में करीबन 1000 पुस्तकें विकसित करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य है ना अस्मिता, अस्मिता का फुल फॉर्म लिख सकते हो ना, कुछ ना आ जाते कभी कभी, है ना। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है ना, तो इसका ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडिया, है ना, लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, है ना, बहुत खतरनाक है, नहीं लिखो तो इंग्लिश में तो लिख लो अस्मिता अस्मिता, क्यों इतना बड़ा नहीं आएगा, अस्मिता ठीक है, हाँ बोल भी जाएंगे सर।
ठीक है। हाँ, तो अस्मिता ना, प्रोजेक्ट अस्मिता चलाया किसने? शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना। इसमें से उद्देश्य लिख लेंगे भाई, उद्देश्य क्या है ना इसका, ठीक है। तो उच्च शिक्षा से संबंधित भारतीय भाषाओं में है ना, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा संबंधित है ना, ठीक है। अगले 5 वर्षों में, 5 वर्षों में ना, ठीक है, अगले 5 वर्षों में 22 अधिसूचित भाषा है ना, 22 अधिसूचित है ना भाषाओं में 1000 पुस्तकें, ठीक है, क्या करेगा? 1000 पुस्तकें ट्रांसलेट है ना, ट्रांसलेट करेगा। इसका ये टारगेट है, ठीक है, प्रोजेक्ट अस्मिता, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय अपन को पता है स्टार्टिंग में 1948 में शिक्षा मंत्रालय बन गया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय में मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, विश्वविद्यालय आयोग, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार का क्या आयोग है ना, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है ना, केंद्र सरकार का आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन है ना, इंग्लिश में इसका नाम फुल फॉर्म यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ठीक है। क्या करता है? विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है ना, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है ना, ठीक है, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, ये भारत सरकार का एक विश्वविद्यालय, भारत सरकार का एक आयोग है, ठीक है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, मान्यता देता है ना। कब बना? ठीक है, बना 1956 में बना, 1953 में, 1953 में बना ना। अगर इसका डेट आ जाए, हालांकि इसे क्या है, केंद्रीय मंत्रालय ने कुछ सिफारिशों के आधार पर बनाया है ना, तो पुनः ना फिलहाल इसका कह सकते हैं 28 दिसंबर है ना। कब स्टार्ट हुआ ये? 28 दिसंबर 1953 में ना। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद है ना, आजाद है ना उस समय शिक्षा, ठीक है। इसका अब गठन हो गया ना, इसका हेडक्वार्टर कौन है? नई दिल्ली में है, ठीक है, इंपोर्टेंट है ना। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 6 क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय। 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई है ना, वो बेंगलुरु, हैदराबाद है ना, पुणे, ये 6 सिटियों में इसका क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय ना। इसे लिख लो, 6 क्षेत्रीय कार्यालय में कौन है? पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय। दूसरा जो है इसका अभी अध्यक्ष कौन बनाए ना? अध्यक्ष है ना, ठीक है, इसका अध्यक्ष है ना। तो अध्यक्ष में अपन कहें तो जगदीश कुमार है, एस जगदीश कुमार है ना, ठीक है, इसका अध्यक्ष
एस जगदीश कुमार, वही पढ़ देते हैं, ठीक है। ये यूजीसी का, ठीक है। नेट जो टेस्ट नेट होता है ना, ये यूजीसी कराता है ना, नेट यूजीसी नेट ही कराता है वो ना, नेट का जो होता है ना, वो के लिए वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और वो के लिए विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए ना, अध्यापकों के लिए भर्ती कराने के लिए वो होता है ना, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। खाली में तुमने नाम सुना होगा विजय अमृतराज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये क्या है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी है ना, भारतीय टेनिस खिलाड़ी है ना। अभी इसको ऑल ऑफ फेम में ना, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में ना शामिल किया गया है ना। तो क्वेश्चन आ जाए, पहले भारतीय जिनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है ना, समझ में आ रहा है, पहले भारतीय ना, और पहले एशियाई भी है, भारतीय के साथ एशियाई भी है ना। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों ही टेनिस खिलाड़ी है ना। हाँ पहले, अब तो पुराने हो गए, सेवानिवृत्त है, संन्यास लिए हुए है ना, ठीक है। और लिएंडर पेस के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो विजय अमृतराज है ना, ये अगर अपन कहें तो ये कहाँ के थे, ये मद्रास के थे, ठीक है, मद्रास के थे। और अपन अभी वर्तमान में देखें तो ये एक अभिनेता के रूप में है, कमेंटेटर, अभिनेता और सेवानिवृत्त टेनिस खिलाड़ी है ना, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, मतलब ये टेनिस सिखाते हैं अभी वर्तमान में देखा जाए तो ना, ठीक है। ये पद्मश्री प्राप्त करता है। पद्मश्री कौन सा होता है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में चौथा, ठीक है। पहले क्या मिलता है, भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पद्मश्री। हाँ चार है ना, भारत के नागरिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कितने, चार। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये चार है ना। और परमवीर चक्र वगैरह ये तो सैन्य के है ना, सेना से संबंधित है ना, ठीक है, वीरता से संबंधित है, सेना से संबंधित है ना, ठीक है। तो इन्होंने 1984 में क्या मिल गया था, पद्मश्री मिल गया था। और लंदन में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये तो यूएसए में एक इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ टेनिस फेम पर कह सकते हैं, लंदन में ना, एक ब्रिटेन में, एक है अमेरिका। अभी इनको सम्मान कहां से मिला है, अमेरिका वाले से मिला है ना, और लंदन वाले से पहले मिल चुका था, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो किसको दिया जाता है ये पुरस्कार, हॉल ऑफ फेम का जो सम्मान है किसको दिया जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उस खेल को ही प्रभावित कर डाला है ना, खेल पे ज्यादा प्रभावित किया है, उसको ज्यादा अफेक्टेड किया है ना, तो उस ऐसे व्यक्ति को ऊपर कह सकते हैं कि ये हॉल ऑफ फेम का जो पुरस्कार है ना, उसमें मतलब उससे सम्मानित किया जाता है ना। हाल ही में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को किसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो किसको शामिल किया गया है, लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, ठीक है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अमृतराज, ठीक है। ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, पेशेवर है ना टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। तो हॉल ऑफ फेम है ना, पहले इसको देखते हैं, हॉल ऑफ फेम है ना, क्या है ये, यूएसए का है ना। और अगर ये देखें तो ये हॉल ऑफ फेम कहाँ का है, दिग्गज खिलाड़ियों को दिया जाता है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। चलिए इसको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है ना,
इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है ना, कहां पर है ये? यूएसए है ना, यूएसए के हाँ यूएसए के ना, न्यूपोर्ट रोड है ना, आइलैंड, कहां पर है? न्यूपोर्ट रोड, आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ना, अमेरिका में, ठीक है, स्थित है ना। किसको दिया जाता है ये? ठीक है, एक लंबे समय तक किसी खिलाड़ी ने किसी खेल को प्रभावित किया है ना, ठीक है, जिन्होंने इस खेल को प्रभावित किया है ना, ऐसे खिलाड़ी, ठीक है, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इस खेल को ना, टेनिस को प्रभावित किया ना, टेनिस को ना प्रभावित किया, या आप कहें तो टेनिस पर है ना, इस खेल पर प्रभाव डाला है ना, प्रभाव डाला है ना, ठीक है। किसको दिया जाता है? ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टेनिस पर प्रभाव डाला है या फिर इस खेल पर प्रभाव डाला है ना, ठीक है, तो उसको ये दिया जाता है, ठीक है। अभी देखा जाए तो अभी अपना जो देश बना है ना, कौन सा? 28वां देश है भारत, 28वां देश बना है भारत, इस फेम में शामिल है ना, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला ना, शामिल कौन सा देश हो गया? 28वां देश हो गया, देश बना ना, ठीक है। तो 28 देशों के कितने खिलाड़ियों को उसमें सम्मिलित किया गया है ना, हम कह सकते हैं कि भाई 28 देशों के 267 खिलाड़ियों को इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो 28 देशों के 267 खिलाड़ी है ना, 267 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है इसमें, खिलाड़ियों को शामिल किया, ठीक है। हम मेरे खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं धीरे धीरे दोनों को, कि भाई किसने क्या करा है। एक तरफ लिएंडर पेस को ले लो, दूसरी तरफ अमृतराज को ले लो है ना, विजय अमृतराज को ले लो। तो दोनों में अपन देखें तो एक तो खैर कलकत्ता का है, एक साउथ का है इसमें, ठीक है। तो लिएंडर पेस की बात करें सबसे पहले, लिएंडर पेस है, ठीक है। जन्म 1973 में, कहां पर? कोलकाता है ना, कोलकाता का ही है, ठीक है। ये जो खिलाड़ी है ना, इसने कम से कम 18 ग्रैंड स्लैम जीती है ना अब तक, है ना, कितने? 18 है ना, जिसमें अपने 4 विंबलडन है ना, जब इसने कितने अभी तक है ना, कितने? 18 ग्रैंड स्लैम है ना जीता है, ठीक है। जिसमें इसने अपन कहे तो यूएस ओपन है ना, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और इसमें फ्रेंच हो गया, फ्रेंच ओपन है ना, ठीक है, विंबलडन, ठीक है, जो धूप पे खेला जाता है ना, समझ रहा है? ये चारों जीते हैं, समझ रहा है? 4 विंबलडन, ये मतलब धूप में खेला जाता है, धूप में नहीं, घास में खेला जाता है ना, हाँ, ये घास में खेला जाता है, ये ग्राउंड में खेला जाता है ना, ठीक है। तो पहले शायद इसमें ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर यूएसए बाद में, एक क्रम से होते हैं ना। और कोई इसने क्या, इस चारों जो ग्रैंड स्लैम में जीते हैं, इसमें देखा जाए तो ना, इसने ऑस्ट्रेलिया वाला है 2 बार जीता है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला 1997 और 2000 में 2 बार जीता है, ठीक है, ठीक है। तो 97, 98 और 2000 में इसने ऑस्ट्रेलियन 2 बार जीता ना, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच इसने 97 में जीता, फ्रेंच वाला, वैसे खर्च नहीं करते हैं, तो जातिवाद चलता है ना। विंबलडन इसने 2001 में जीता, 2003 में ये जीता ना, क्या? हाँ, लिएंडर पेस है ना। तो लिएंडर पेस ने क्या, चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं ना, जो होते हैं ना, ठीक है। इसके बाद इसने कितने? 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं ना, जिसमें पुरुष युगल हो गया है ना, मिश्रित हो गया, और एकल है ना, पुरुष एकल हो गया ना। इस प्रकार से कितने? 18 ग्रैंड स्लैम इसके नाम है, ठीक है।
इसके बाद अपन देखें विजय अमृतराज देखें तो विजय अमृतराज ने क्या कहा कि मद्रास का है, मद्रास मतलब अपन चले जाए तो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इनका 1953 में जन्म हुआ, तो साउथ की है ये कह सकते हैं ना, ठीक है। विजय अमृतराज ने 74 और 87 में 2 बार डेविड कप जीता ना, डेविस कप जीता ना, ठीक है। और इसको ये तो मतलब लंदन में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम उसमें भी शामिल किया गया ना, ये कौन मान सकते हैं, ठीक है, 2022 में ना। इधर लिख लो विजय अमृतराज, ठीक है। 1993 में जन्म मद्रास में, ठीक है। 1973 और 87 1987 में ना क्या डेविड कप जीता ना। 2022 में इन्होंने कहां पर, लंदन में ना, लंदन की इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम है ना, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ठीक है, हॉल ऑफ फेम में शामिल है ना, ठीक है। तो ये दोनों लोग है ना, ये दोनों पेशेवर खिलाड़ियां कह के टेनिस के है ना, तो टेनिस के ऊपर ये कह सकते हैं कि भाई एशिया के पहले 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए ना, ठीक है। तो इस लिस्ट में किसमें, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लेंगे, ठीक है, इस लिस्ट में शामिल होने वाले है ना, इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं ना, ये एशिया के 2 पहले खिलाड़ी है ना, ये एशिया के पहले खिलाड़ी है ना, ठीक है। अभी 20 जुलाई 2024 में इनको क्या करा गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाँ, क्वेश्चन है कि हाल ही में सुब्रमण्यम ना, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया है। आगे समझ में, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ महानिदेशक। एमडी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ को कार्यकारी अधिकारी है ना, सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना। तो किस बैंक में नियुक्त किया है तो कौन बता देंगे, फेडरल बैंक है, ठीक है। कब स्टार्ट हुई ये फेडरल बैंक है ना, कब स्टार्ट हुई तो 23 अप्रैल 1931 में स्टार्ट हुई है ना। कहां की है, यहाँ की नहीं, साउथ की है ये, ठीक है। तो साउथ में ये 1931 में स्टार्ट की गई, उस समय 5000 रुपए इकट्ठा करके 5000 रुपए की अधिकृत पूंजी से इस फेडरल बैंक को स्टार्ट किया ना। कहां पर है, केरल में इसका मुख्यालय, त्रावणकोर के नाम से पहले नाम था इसका, ठीक है। कह सकते हैं तो त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में इसको स्थापित किया गया। त्रावणकोर कहां पर है, त्रावणकोर केरल में ना, पश्चिम घाट केरल में। तो त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से 5000 रुपए की अधिकृत पूंजी से इसको 1931 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब इसका नाम केवल फेडरल बैंक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सीईओ या एमडी किसको बनाया गया है, तो मैंने कहा कृष्णन वेंकट और सुब्रमण्यम को है ना, ठीक है। नाम ये किसकी जगह लेंगे तो इसे लेंगे श्याम श्रीनिवासन की जगह ना, ठीक है, श्याम श्रीनिवासन की जगह। इसमें 2 लाइन लिख लो। तो हाल ही में कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को ना, हाल ही में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम किस बैंक का एमडी है ना और सीईओ, ठीक है, नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया है ना, ठीक है। तो ऊपर बता देंगे भाई फेडरल बैंक है, कौन सी है, फेडरल बैंक, ठीक है, ठीक है, फेडरल बैंक। ये किसकी जगह लेंगे तो किसने नियुक्त किया है, आरबीआई ने ना, तो आरबीआई ने, इसमें 2 लाइन लिख लेंगे। आरबीआई ने किसके, फेडरल बैंक, किसको, कृष्णन स्वामी को ना,
कृष्णन वेंकट स्वामी है ना, CEO MD नियुक्त किया है। ठीक है, फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक का अपन देखें, हाँ ये कॉल लिख लेना, यह है किसकी जगह लेंगे, तो यह है श्याम श्रीनिवासन की ना, श्याम श्रीनिवास की जगह लेंगे ना, जगह लेंगे ना। ठीक है, अब फेडरल बैंक है ना, फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक कब स्टार्ट किया गया, आपको कहेंगे भाई 23 अप्रैल 1931 में इसको स्टार्ट किया गया। हाँ ये पहले था ना, इसकी जगह ले रहे हैं ना, ये हट जाएगा ना। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करें तो ये कब बना, जैसे मैंने कहा त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में ना, में त्रावणकोर है ना फेडरल बैंक लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड के रूप में कितने रुपए, 5,000 रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित किया गया ना, किया गया। अब स्थापना हुई तो पूर्ण कह देंगे तो 23 अप्रैल है ना, 23 अप्रैल 1931 में है ना, कब स्थापना हुई, 23 अप्रैल 1931 में ना। ठीक है, कहां पर, त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में 5,000 रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ इसको स्थापित किया। ठीक है, जब त्रावणकोर कहां, केरल में पड़ता है ना, तो केरल में इसका मुख्यालय चला गया ना, तो केरल के कोच्चि में इसका मुख्यालय है ना, कहां पर है, केरल के कोच्चि में ना, अलुवा कोच्चि हेडक्वार्टर, अलुवा कोच्चि, कहां पर है, कोच्चि केरल में। ठीक है, अलुवा कोच्चि। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए तो इसका MD CEO तो वो है ही। ठीक है, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये कैसा बैंक है, अभी वर्तमान में देखें तो निजी क्षेत्र का बैंक है ना, कैसा है, निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है ना, इस पे एक लाइन और देखो, निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है ना, बैंक है ना। ठीक, ये मुझे दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है, वो वही लिखा है ना, सुब्रमण्यम वेंकट कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, पहले कौन था, श्याम श्रीनिवासन है ना। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन पहले थे ना। कैसे, हाल ही में फेडरल बैंक को एमडी या बैंक का, हाँ दो तीन अपन तो ये याद कर लो, वो कैसा भी मैंने छोड़ेंगे है ना, कहने का मतलब ये है ना। ठीक है, MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना। चीफ का मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, हिंदी में बोलते हैं चीफ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोनों पोस्ट एक ही होगी, अलग अलग पोस्ट होती है, लेकिन दोनों पे एक इंचार्ज हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल अपन बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कल बोले ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नीति आयोग ने ना, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम है ना के लिए किसका सहयोग किया है, ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम का मतलब होता है, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है दक्षिण के जो देश है ना, देशों के दक्षिण के जो देश है वो ग्लोबल साउथ में आते हैं। ठीक है, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका के देश हो गए, अपना देश दक्षिण में ही आता है ना, भूमध्य रेखा से नीचे होंगे वो दक्षिण में ही आएंगे ना। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया है, तो नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से,
कल मैंने बताया वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम। कहां पर स्टार्ट किया है? साउथ के जो देश है ना, वैश्विक साउथ के जो देश है वहां पर चलेगा ना। किसने स्टार्ट किया है? नीति आयोग ने। किसके साथ? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ, है ना। कल कौन कह रहे थे उसने पेटेंट करा लिया है ना, वो बारह बात है ना। तो ये पर पढ़ेंगे विश्व कैसे कहां पर पेटेंट होता है और कितने साल के लिए, 20 साल के लिए होता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फिर इसमें अपन पढ़ेंगे कि भाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या होता है ना। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख लेंगे ना। अभी नीति आयोग का भी पुनर्गठन हुआ है हालांकि। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया है तो देख लेंगे। क्वेश्चन आ जाए, नीति आयोग ने हाल ही में साउथ ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है ना। नीति आयोग है ना, बड़ी की मात्रा चलेगी छोटी। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है ना, के लिए किसके साथ सहयोग किया है? किया है ना, ये क्वेश्चन है। तो कौन बता देंगे किसके साथ किया है? विश्व बौद्धिक संपदा, है ना। किसके साथ? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। संपदा संगठन है। ठीक है, तो इसके सहायता से ये क्या करेंगे, एक प्रोग्राम है ना, ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम चलाएंगे ना। कहां पर? ये दक्षिण के जो देश है ना, दक्षिण देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा की दिशा में ना संयुक्त कार्यक्रम चलाएंगे ना। विश्व के दक्षिण देशों, विश्व के दक्षिण के देशों के लिए ना, देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता, नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा की दिशा में, है ना। बौद्धिक संपदा की दिशा में, ठीक है, की दिशा में ये काम करेंगे ना। संयुक्त कार्यक्रम चला जाए, संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा ना। ठीक है, तो विश्व के जो दक्षिण वाले देश है ना, दक्षिण वाले देशों में क्या नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा की दिशा में संयुक्त रूप से कार्यक्रम चलाया जाएगा ना। ठीक है, नवाचार माने नई चीजों का खोज करना, उद्यमिता मतलब है ना इंडस्ट्रीज को बढ़ाना ना, बौद्धिक संपदा मतलब खुद की बुद्धि से ना। तो इनके क्षेत्र में इसकी दिशा में क्या संयुक्त रूप से कार्यक्रम कौन चलाएगा? एक तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और नीति आयोग के साथ मिलकर के चलाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ये है क्या आखिर, ये है क्या, ये दोनों चीजें ना जो जिस प्रोग्राम को चला रही है ना। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है? प्रोग्राम का नाम अपन कहें तो ये है ग्लोबल साउथ, है ना, ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, दोनों के बारे में, नीति आयोग के बारे में 2 लाइन लिख देंगे और इधर ये बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो कौन सा है? अगर इसका अपन देखें तो फुल फॉर्म देखें तो VIPO। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका फुल फॉर्म है ना। तो इसका फुल फॉर्म आ जाता, इसका फुल फॉर्म थोड़ा आ जाता है ना, तो लिख लो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने क्या है देखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हिंदी में ये भाई विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना, ठीक है। गठन इसका कब हुआ, तो अगर इसका अपन देखें तो ये क्या है, यूएन की एजेंसी है ना, यूएन की सबसे प्राचीन अपन कह सकते हैं एजेंसी है, ठीक है। और ये करती क्या है, जैसे मैंने कुछ बनाया तो अपनी बुद्धि से बनाया, तो अपनी बुद्धि से बनाया, पेटेंट करने का काम करती है, समझ में आ रहा है, ये पेटेंट करने का काम करती है ना, ये चीज बना दी तो तुम्हारे नाम से नॉमिनेटेड हो गई, ये कोई और भी बनाएगा तो उसका नाम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने उस चीज का पेटेंट करा लिया, समझ में आ रहा है, उसने क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई किसी मानव ने अपनी बुद्धि से कुछ भी चीज उत्पन्न की हो, है ना, कुछ भी सामग्रियां बनाई हो, ठीक है, तो उसका मुख्य रूप से कॉपीराइट्स का जो लाइसेंस देता है ना, वो कौन देता है, ये देता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन देता है। कब, कहां पर, विश्व में, समझ में आ रहा है, विश्व में, ठीक है। दो लाइन लिख लेते हैं। तो ये बौद्धिक संपदा संगठन है ना, ये बना कब था, बना था अपना 14 जुलाई 1967 में बना था। कब स्थापना, 14 जुलाई है ना 1967 में बना था ना, ठीक है, 14 जुलाई 1967 में बना था। और 67 है ना। भारत की बात करें तो पहले इसके वो देख लो ना, इसके हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर मैंने कहा है, कभी कहा होगा तुमसे ना, जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो तो कहां चले जाए, जिनेवा चले जाए ना, तो जिनेवा में डब्ल्यू से स्टार्ट हो तो कहां चले जाए, जिनेवा, तो एक नाम पहुंच गया जिनेवा। जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है ना, ठीक है। इसके सदस्य देश, ठीक है, कितने हैं, 193 देश है ना, 193 देश, ठीक है। 193 में से अगर अपन देखा जाए तो 193 देश है ना, 193 में 3 देश ऐसे हैं, अपन ये कह सकते हैं यूएनओ के, इसमें से 190 देश है ना, ऐसे कर लो, 190 देश कह के हो गए यूएनए के ना, यूएनए के सदस्य देश है, ठीक है। एक देश हो गया, इसके अटपटे देश है, कुक आइलैंड है ना, हॉली सी कुक आइलैंड है ना, एक देश हो गया कुक आइलैंड, आइलैंड है ना, कुक आइलैंड है ना, एक देश हो गया हॉली सी, और एक देश हो गया नील, ठीक है। इस प्रकार कितने हैं, 193 देश है ना, भारत 193 ना, 1993 है ना, सॉरी 193 बना 193 है, इतने सदस्य देश है ना। क्वेश्चन आ जाए भारत इसमें कब शामिल हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में भारत का कब शामिल हुआ था, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिख देंगे, भारत 1974 में ना, 1974 में WIPO का सदस्य बना, ठीक है। इसके अलावा ना और लिख दो, फिलिस्तीन को लिख दो ना, फिलिस्तीन क्या है, इसका पर्यवेक्षक देश है ना, पर्यवेक्षक देशों में शामिल है, ठीक है, पर्यवेक्षक देशों में शामिल है ना, फिलिस्तीन है ना, ठीक है। 1974, इसको 75 कर लेना ना, 75 है, सॉरी है, ठीक है। तो भारत कब इसमें वीपो में शामिल हुआ, 1975 में ना, ठीक है। इसके अलावा फिलिस्तीन को इसका पर्यवेक्षक देश बनाया गया है ना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में, मैंने कई बार बताया होगा कि डब्ल्यू से स्टार्ट हो तो वो कहीं जाएगा, जिनेवा में जाएगा, जहां आता है ना, वो कोई भी उड़ा लो है ना। 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई है ना, फुल फॉर्म मैंने बता दिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। क्या करता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। गाइड के लिए क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, किसके साथ मिलकर के, नीति आयोग के साथ मिलकर के ना, ठीक है। अब नीति आयोग से संबंधित, नीति आयोग से संबंधित क्या जानकारी है तुम्हारे पास, एक पढ़ा है, हाँ 2015। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया इसमें, इसको भी देख लो ना, आ जाता है कभी कभी ना, जैसे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है। तो ये जो दिवस है ना, कब स्टार्ट हुआ? पूरे कह सकते हैं 2000 में स्टार्ट हुआ ना। कब? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा की ना। क्या 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है ना। 26 अप्रैल को ही क्यों रखा? क्योंकि 1970 में एक सम्मेलन हुआ, वीपो पर भविष्य में सम्मेलन हुआ और 1970 में ये लागू हुआ ना। इस कारण इसको 26 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं ना। इसको लिख लो, एक लाइन और लगेगी। ठीक है, एक लाइन लिख लो। वर्ष 2000 से, ठीक है, वीपो नहीं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है, क्या? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, संपदा दिवस है ना। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। कब? WIPO ना का जो ग्रुप कह सकते हैं ना, जो अभिसमय था ना, विषमय मतलब कन्वेंशन है ना, अभिसमय 1970 में इसी दिन लागू हुआ, इसी दिन लागू हुआ ना, इसलिए इसको बना देना। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, गड़बड़ करेंगे ही है ना, पढ़ने दे देंगे। नीति आयोग क्या है? जल्दी एक लाइन में लिखा तो है तुम्हारे पास, नीति आयोग लिखा है, ठीक है। नीति आयोग है ना, पूछना ये पढ़ने में देगा मतलब।